दोस्तों, इस वक्त दुनिया की नजरें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पर टिकी हुई हैं। वेनेजुएला से सटे समुद्री इलाके में हालात तेजी से युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ युद्धपोत और हर घंटे के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब तक यह टकराव सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच था, लेकिन अब भारत की एंट्री ने पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त जो तस्वीर उभर रही है वह किसी साधारण नौसैनिक गतिविधि से कहीं आगे निकल चुकी है, बल्कि यह एक ऐसे वैश्विक शक्ति संघर्ष का संकेत दे रही है जिसमें हर लहर के नीचे सस्पेंस छिपा हुआ है और हर रडार सिग्नल आने वाले बड़े टकराव की आहट दे रहा है। बीते कुछ घंटों में जिस तरह से चौतरफा युद्धपोतों की तैनाती हुई है, उसने पूरे अटलांटिक को मानो एक चलते फिरते युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है, जहां अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को तैनात कर पूरे इलाके को कवर कर लिया है। वहीं रूस ने जवाबी कदम उठाते हुए न सिर्फ अपना सबसे बड़ा युद्धपोत बल्कि अपनी सबसे खतरनाक एंटी वॉर सबमरीन को भी इस रणनीतिक क्षेत्र में रवाना कर दिया है। और यहीं से कहानी में सस्पेंस गहराना शुरू होता है, क्योंकि यह टकराव अब सिर्फ दो महाशक्तियों तक सीमित नहीं रह गया है। अब तक ये माना जा रहा था कि अटलांटिक में आमने सामने अमेरिका और रूस खड़े हैं। एक तरफ अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व की परंपरा और दूसरी तरफ रूसी सैन्य ताकत का आक्रामक प्रदर्शन। लेकिन जैसे ही भारत के युद्धपोतों की एंट्री की खबर सामने आई, पूरी दुनिया के रणनीतिक समीकरण अचानक बदलते हुए दिखाई देने लगे, क्योंकि भारत की मौजूदगी न केवल सैन्य संतुलन को प्रभावित करती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि यह संकट अब वैश्विक राजनीति के एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में वह घटना बताई जा रही है जो करीब 24 घंटे पहले सामने आई थी, जब रूस से जुड़े एक शिप जिसे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर अमेरिकी कमांडो द्वारा धावा बोला गया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। और यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे नॉर्थ अटलांटिक को सुलगा दिया, क्योंकि इस कार्रवाई को रूस ने सीधे सीधे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों पर हमला माना। इस शिप के साथ साथ अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के पास खड़े कई अन्य शिपों पर भी कब्जा किए जाने की खबरें आईं, जिनमें सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों से जुड़े फ्लोटिंग वाटर शिप शामिल बताए जा रहे हैं। और ये वही शिप थे जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। ऐसे में सवाल यह नहीं रह गया कि किसने किस पर कब्जा किया, बल्कि यह बन गया कि अगला कदम कौन उठाएगा। जैसे जैसे खबरें बाहर आती गईं, यह साफ होता गया कि अमेरिका ने एक नहीं बल्कि दो रूसी जहाजों को अपने नियंत्रण में लिया है। और इसी के साथ रूस के भीतर से जवाबी कार्रवाई की आवाजें तेज होती चली गईं, क्योंकि मॉस्को के लिए यह सिर्फ समुद्री घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि वॉशिंगटन किसी भी हद तक जा सकता है। यहीं पर रूस ने वह कदम उठाया जिसने इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा को और ज्यादा खतरनाक बना दिया, क्योंकि रूस ने खुले तौर पर अपने सैन्य संसाधनों को अटलांटिक में झोंक दिया और साथ ही भारत से मदद की अपील कर दी। और यही वह मोड़ है जिसने इस संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया। भारत की एंट्री को लेकर सस्पेंस इसलिए भी गहरा है क्योंकि भारत न तो इस क्षेत्र का प्रत्यक्ष पक्षकार है और न ही उसका वेनेजुएला के तेल व्यापार से कोई सीधा सैन्य टकराव जुड़ा हुआ है। लेकिन वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह एक संतुलनकारी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। और यही कारण है कि रूस की नजर भारत पर टिकी हुई है। इस पूरे सिनेरियो में भारत के युद्धपोतों की मौजूदगी को लेकर कई तरह के संकेत निकाले जा रहे हैं। कुछ इसे स्वतंत्र नौवहन की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे रूस के साथ रणनीतिक सहयोग के संकेत के रूप में पढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिका इसे अपनी समुद्री रणनीति के लिए एक नई चुनौती के तौर पर देख रहा है। अटलांटिक में इस वक्त जो माहौल है वह किसी शतरंज की बिसात जैसा बन चुका है, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है, क्योंकि एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को खुले संघर्ष की आग में झोंक सकता है। अमेरिका जहां अपने सहयोगियों को संदेश देना चाहता है कि वह वैश्विक समुद्री रास्तों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं रूस यह दिखाना चाहता है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है और जरूरत पड़ने पर शक्ति प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेगा। और इन दोनों के बीच भारत की मौजूदगी इस पूरे खेल को और ज्यादा जटिल बना देती है। सस्पेंस इस बात का भी है कि क्या भारत इस स्थिति में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा या फिर अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से एक संतुलित लेकिन सख्त रुख अपनाएगा, क्योंकि भारत के लिए यह सिर्फ एक नौसैनिक मिशन नहीं बल्कि उसकी वैश्विक छवि, ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा भी है।
जैसे जैसे अटलांटिक की लहरों पर युद्धपोतों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकती जा रही हैं, क्योंकि यह साफ होता जा रहा है कि यह टकराव सिर्फ वेनेजुएला या क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उस नए विश्व व्यवस्था की झलक है जहां महाशक्तियां सीधे टकराने से पहले ताकत, संदेश और गठबंधनों का प्रदर्शन करती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या यह हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या फिर कोई ऐसी चिंगारी भड़केगी जो अटलांटिक को एक बड़े संघर्ष का गवाह बना देगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि समुद्रों में शुरू हुए ऐसे टकराव अक्सर पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। और वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त जो खामोशी और तनाव एक साथ मौजूद है, वह इस बात का संकेत है कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचती रहे। बता दें कि रूस इस वक्त पूरी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला तट पर चौतरफा घिर चुका है। रूस के युद्धपोत भी इस वक्त इस सागर में पहुंचने के साथ ही अटक चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस को अब बड़े सहयोग की जरूरत पड़ रही थी और इस वक्त रूस की तरफ से भारत को लेकर के बहुत बड़ी मदद की अपील की गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने तुरंत रूस की मदद को ध्यान में रखते हुए अपने युद्धपोत इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंचाए हैं, जिसके बाद से अब मामला और भी ज्यादा भड़क चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अब इस वक्त हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री को लेकर के एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगा के एक तरफ तो डायरेक्टली भारत को धमकी दे डाली है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भारतीय युद्धपोतों की अटलांटिक ओशन में एंट्री को लेकर के सीधा ट्रंप ने भारत को वार्निंग दे डाली है। ट्रंप का कहना है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला तट से अपने युद्धपोतों को दूर रखे, वरना कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और इस कार्रवाई के लपेटे में भारत भी शामिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मामला और भी ज्यादा पेचीदा तब हो गया है जब भारत और रूस एक बार फिर से साथ उतर चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरे हालात, क्या पूरी स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ग्लोबल रिस्पांस क्या निकल करके आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय नर्सनिक फ्लट का अचानक से उतर जाना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डर का सबब भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को यदि समग्रता में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि हम एक ऐसे अत्यंत संवेदनशील और बहुध्रुवीय भू राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, जहां शक्ति संतुलन, रणनीतिक संदेश और मनोवैज्ञानिक दबाव तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वेनेजुएला के तट के आसपास बना यह कथित संकट केवल एक समुद्री तैनाती भर नहीं रह जाता, बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था की नींव को हिलाने वाला संकेत बनकर उभरता है। इस परिदृश्य में रूस का कथित रूप से चारों ओर से घिर जाना, उसके युद्धपोतों का रणनीतिक रूप से फंस जाना और फिर भारत से सहयोग की अपील, ये सभी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जिस तरह से वैश्विक स्तर पर दबाव में आया है, उसका असर अब यूरोप तक सीमित न रहकर अटलांटिक और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र तक फैलता हुआ दिखाया जा रहा है। रूस के लिए वेनेजुएला केवल एक मित्र राष्ट्र नहीं, बल्कि अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में मौजूद एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है। और यदि वहां रूस की नौसैनिक मौजूदगी पर संकट आता है तो यह सीधे सीधे अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ऐसे में भारत की एंट्री को जिस तरह से एक निर्णायक मोड़ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह अपने आप में कई स्तरों पर व्याख्या की मांग करता है। क्या भारत वास्तव में एक सक्रिय सैन्य सहयोगी की भूमिका में उतर रहा है, या यह केवल एक प्रतीकात्मक, संतुलनकारी और कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक चरित्र देखें तो वह खुले सैन्य टकराव से बचते हुए रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित रही है। लेकिन इस काल्पनिक परिदृश्य में भारतीय नौसैनिक बेड़े का नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंचना दुनिया के लिए एक असहज संदेश बन जाता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि भारत अब केवल हिंद महासागर तक सीमित शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि वह वैश्विक समुद्री संतुलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। यहीं से अमेरिका की प्रतिक्रिया को समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता के राजनीतिक स्वभाव में तीखी भाषा, आर्थिक धमकी और सैन्य चेतावनी तीनों एक साथ चलती हैं। और 500% टैरिफ जैसी बातों को यदि शाब्दिक सत्य न भी माना जाए तो भी यह एक अत्यधिक आक्रामक आर्थिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य भारत को यह याद दिलाना है कि वैश्विक व्यापार और सुरक्षा संरचना में अमेरिका की पकड़ अब भी कितनी मजबूत है। ट्रंप की चेतावनी कि भारत अपने युद्धपोतों को अटलांटिक से दूर रखे वस्तुतः एक रेड लाइन खींचने जैसा है।
यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि उन सभी उभरती शक्तियों के लिए संदेश है जो अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में सैन्य या रणनीतिक दखल देने की सोच सकती हैं। लेकिन मामला तब और जटिल हो जाता है जब भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और भू राजनीतिक समझ को सामने रखा जाता है, क्योंकि भारत के लिए रूस केवल एक साझेदार नहीं बल्कि हथियारों, तकनीक और रणनीतिक संतुलन का एक अहम स्तंभ रहा है। और ऐसे में रूस को पूरी तरह अकेला छोड़ देना भारत की दीर्घकालिक रणनीति के खिलाफ जाता है। इस पूरे परिदृश्य में वैश्विक प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यूरोपीय देश जहां एक और किसी भी बड़े सैन्य टकराव से बचने की कोशिश करते हुए डी एस्केलेशन की बात करेंगे, वहीं चीन इस स्थिति को चुपचाप लेकिन गहराई से देखेगा, क्योंकि यदि भारत अटलांटिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो कल को यह मिसाल बन सकती है कि भारत प्रशांत या अन्य क्षेत्रों में भी अपनी नौसैनिक पहुंच बढ़ाए, जो चीन के दीर्घकालिक समुद्री हितों के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। लैटिन अमेरिकी देशों के लिए यह पूरा घटनाक्रम एक असहज स्थिति पैदा करता है, क्योंकि वे पहले ही अमेरिका और रूस के प्रभाव के बीच संतुलन साधने की कोशिश करते रहे हैं और भारत जैसी तीसरी बड़ी शक्ति की सक्रिय मौजूदगी उनके क्षेत्र को एक संभावित वैश्विक टकराव का मंच बना सकती है। सबसे बड़ा डर यही है कि इस तरह की तैनातियां और धमकियां यदि बयानबाजी से आगे बढ़कर वास्तविक सैन्य टकराव की ओर जाती हैं, तो इसका असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति, बीमा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सब कुछ इसकी चपेट में आ सकता है। भारतीय नौसैनिक बेड़े की अचानक एंट्री को इसलिए भी डर के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह उस अनलिखे नियम को तोड़ने जैसा प्रतीत होता है जिसके तहत अटलांटिक को मुख्यतः नाटो और अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है। और जैसे ही कोई बाहरी शक्ति वहां अपनी सैन्य क्षमता दिखाती है, पूरी सुरक्षा संरचना में बेचैनी फैल जाती है। अंततः यह पूरा घटनाक्रम, चाहे वह वास्तविक हो या एक विश्लेषणात्मक परिकल्पना, इस बात को रेखांकित करता है कि दुनिया अब शीत युद्ध के पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही, बल्कि एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है जहां कई शक्तियां एक दूसरे की सीमाओं को परख रही हैं, चेतावनियां दे रही हैं और अपने अपने हितों के लिए जोखिम उठाने को तैयार दिखाई दे रही हैं। और इसी अनिश्चितता, इसी तनाव और इसी शक्ति संघर्ष के माहौल में नॉर्थ अटलांटिक, वेनेजुएला का तट, भारत रूस की नजदीकी और अमेरिका की आक्रामक प्रतिक्रिया सब मिलकर एक ऐसे वैश्विक संकट की तस्वीर पेश करते हैं जो अगर नियंत्रण से बाहर गया तो इसके परिणाम केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक स्तर के। दोस्तों, इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में न सिर्फ रूस और अमेरिका सामने सामने आ चुके हैं, बल्कि इस वक्त बहुत बड़ी खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि कई देशों में गुट में टूटना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो रूस के साथ कई देशों का गुट साफ उतरता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ रूसी युद्धपोत को लेकर के अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई पर न सिर्फ रूस ने बल्कि भारत और चीन तक ने भी बड़ी नाराजगी 24 घंटे पहले जाहिर की थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है। सिर्फ रूस नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के ऐसे फ्लैटों को इस वक्त कब्जे में लिया गया है। हाँ, संभवतः खबरें ऐसी आ रही हैं कि ऐसे फ्लड भी शामिल किए गए हैं। इसमें उन पर भी कब्जा किया गया है जो भारत के लिए वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे। और इस वक्त भारत ने इस वजह से भी इसका विरोध करते हुए अमेरिका के खिलाफ यूएन में बड़ा मुद्दा बना दिया है। जहां एक तरफ बात यूएन में चल रही है तो वहीं इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पूरी तरीके से नेवी की सैन्य छावनी में तब्दील हो चुका है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ रूसी फ्लट। रूस के तमाम बड़े युद्धपोत और भारत की तरफ से भी अब युद्धपोत का पहुंच जाना इस वक्त एक नई जंग को सीधे इनवाइट या फिर यूं कह लीजिए बड़ी चेतावनी बनती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस ने साफ शब्दों में अमेरिका को डायरेक्टली वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका भारत के और रूस के किसी भी युद्धपोत पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें जल्द से जल्द छोड़ता नहीं है, जिस तरीके से 24 घंटे पहले अमेरिका की तरफ से अमेरिकी नौसेना के फ्लड की तरफ से रूसी युद्धपोत पर कब्जा किया गया है, वह एक बहुत बड़ा ऐलान है। रूस इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले चुका है। रूस की नौसेसिक फ्लट इस वक्त बड़ी संख्या में रवाना हो चुकी है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लगभग 250 नॉटिकल माइल दूर तक पहुंच चुकी है। इसका साफ मतलब यह है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की भी एंट्री इसी पूरे घटनाक्रम में होती हुई दिखाई दे रही है। वेनेजुएला के तट पर उभरता हुआ यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक क्षेत्रीय समुद्री विवाद या क्रूड ऑयल की कथित तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे धीरे एक ऐसे बहुस्तरीय भू राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे वैश्विक शक्ति केंद्र सीधे या परोक्ष रूप से उलझते दिखाई दे रहे हैं।
और यही कारण है कि इस पूरे मामले को अगर गहराई से देखा जाए तो भारत के लिए इसमें छिपे रणनीतिक फायदे, जोखिम और अवसर तीनों एक साथ सामने आते हैं। वेनेजुएला लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देशों में गिना जाता रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों, आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता के चलते उसका तेल निर्यात हमेशा विवादों में रहा है और इसी खाली जगह को सबसे पहले चीन ने भरा था। चीन ने न सिर्फ वेनेजुएला को भारी भरकम कर्ज दिया, बल्कि उसके बदले लंबी अवधि के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई सुनिश्चित की, जिससे वह वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। यही वजह है कि मौजूदा घटनाक्रम में अगर सबसे बड़ा आज आर्थिक झटका किसी देश को लगा है तो वह चीन है, क्योंकि वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी कमांडो की मौजूदगी और रूसी जहाजों पर कब्जे जैसी खबरें सीधे सीधे उस आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालती हैं जिस पर चीन की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा टिका हुआ था। चीन की रणनीति हमेशा से यह रही है कि वह खुले सैन्य टकराव से बचते हुए आर्थिक और कूटनीतिक साधनों से अपना प्रभाव बढ़ाए, और शायद यही कारण है कि वह इस पूरे मामले में फिलहाल सार्वजनिक रूप से बेहद शांत और संतुलित बयान दे रहा है। न तो रूस के पक्ष में कोई तीखा स्टेटमेंट और न ही अमेरिका के खिलाफ खुला मोर्चा, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी एंट्री के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि चीन जानता है कि अगर वेनेजुएला के तेल पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ा तो उसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पर अपनी निर्भरता और बढ़ानी पड़ेगी, जो उसके लिए रणनीतिक रूप से जोखिम भरा है। दूसरी तरफ रूस की स्थिति भी बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका का यह दावा कि रूसी झंडे वाले जहाज अवैध तरीके से वेनेजुएला से क्रूड ऑयल ले जा रहे थे सिर्फ एक कानूनी या आर्थिक आरोप नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे रूस की संप्रभुता और उसकी वैश्विक साख को चुनौती देता है। जब अमेरिकी कमांडो किसी ऐसे जहाज पर उतरते हैं जिस पर रूस का झंडा लगा हो और उस पर कब्जा कर लिया जाता है, तो यह एक तरह से रेड लाइन क्रॉस करने जैसा माना जाता है। और यही कारण है कि रूस ने लगभग तुरंत ही उस इलाके के बेहद करीब अपनी बड़ी नौसैनिक फ्लोट की तैनाती कर दी, ताकि यह संदेश साफ जाए कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। चंद नॉटिकल माइल की दूरी पर आमने सामने खड़ी अमेरिकी और रूसी नौसैनिक ताकतें अपने आप में शीत युद्ध के दौर की याद दिलाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टकराव का केंद्र यूरोप नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका और अटलांटिक महासागर है। इसी बीच भारत की एंट्री इस पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल बना देती। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।